नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसके अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। खबर मिली है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और साथ फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या शपथ ले लिया, ये अभी नहीं, उसे तो ले ही लेंगे। देखिए, इन प्रकरणों पर ज़्यादा ध्यान इस बात पर देने की जरूरत है कि जिस तरह के एमएलए कोई कह रहा था कि जैसे कि उनको इन एमएलए और एमपी जिनको हम आप चुनते हैं और कैसे चुनते हैं ये भी सबको मालूम है। आज तक हम लोग यानी कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, हम लोग जो है जातिवाद के दलदल से बाहर नहीं आ पाए। देखिए, जब मैं जातिवाद की बात करता हूं तो कुछ लोग आगे बढ़ के कहते हैं कि साहब मोदी जी ने जातिवाद तो खत्म कर दिया। ये बिल्कुल झूठा है। मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कितनी जातिवादी है यह देश के सामने है। जब भी जैसे उत्तर प्रदेश का अभी जो इसी साल के शुरुआत में जो विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर सम्मेलन, निषाद सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन और इस प्रकार और भी सम्मेलन वो करता। वो पार्टी ये दम्भ भर है कि वो उसने जातिवाद खत्म कर दिया, तो उसके इस पाखंड को जरा देखिए। तो जातिवाद तो हम अपनी आवाम पर आते हैं, तो हम लोग अभी कुछ अपवादों को छोड़कर जातिवाद के वो दलदल से बाहर नहीं आ पाए, सांप्रदायिकता के दलदल से बाहर नहीं आ पाए। ऐसी प्रकार जो भाषावाद या भाषावाद की कट्टरता है, जो और भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं उसके प्रांतवाद की जो कट्टरता है, इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। और इस प्रकार और भी बात है, या जहरवाद है, क्षेत्रवाद है, समूहवाद है, और एक और भी जहरवाद है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद है। तो इससे
अभी बाहर नहीं आ पाए, और इन्हीं विचारों के आधार पर हम ऐसे विधायक या एमएलए या ऐसे सांसद या एमपी चुन रहे हैं जो कि हॉर्स ट्रेडिंग माने होता है खरीद फरोख्त। जो ये हॉर्स ट्रेडिंग एक अंग्रेजी का मुहावरा है जो घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए प्रयुक्त होता रहा है। घोड़ों माने जानवरों के लिए। आज वही उन एमएलए, उन एमपी जिनको हम चुन रहे हैं, किन बीमारी युक्त, किन दोषपूर्ण विचारों के आधार पर हम चुन रहे हैं। हालांकि ये कड़वा यथार्थ जो है भारतीय जनता दल इसलिए रख रहा है अपनी आवाम के आगे, इस अपराध का पहले बोध हो। यदि ये चुने हुए एमपी, चुने हुए एमएलए यदि हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार हैं तो उसके दोषी उतना वो नहीं है। हमने जो इनको चुना है और किन आधारों पर चुना है, किन बीमारी युक्त, किस दोषपूर्ण विचारों के आधार पर चुना है, उसका बोध कराने के लिए ही भारतीय जनता दल अपनी आवाम के सामने और उसके क्या कहते हैं कि उसके सामने ही ये अपराध बोध कराने के लिए ये विनती कर रहा है। और भारतीय जनता दल ने कई बार बताया हुआ है कि जब तक ये अपराध बोध नहीं होगा, इसका कबूलनामा हो कि गलती हमसे हो रही है, बजाय कि एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग पर हम ज्यादा वो कुछ लोग इस पर अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, कभी सम्मेलन होते हैं, चुटकियां लेते हैं, इसका जो है यूट्यूब पर प्रहसन होता है। ये सब बिल्कुल बेईमानी है। हमको दुख होना चाहिए कि जिनको हम चुनते हैं वो जो है जानवरों की तरह से, ये हालांकि ये शब्द कहने में मर्यादा का भंग हो रहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो रोगग्रस्त है उस रोग का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। तो हॉर्स ट्रेडिंग के जो शिकार हैं उनको चुनने वाले हम हैं, और किन आधारों पर हम उनको चुनते हैं। और अभी मैंने जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, और इसके अलावा भी बोतल, कंबल, पैसा, इस पर जब तक अपराध बोध नहीं होगा तब तक इसका इलाज कैसे संभव होगा। ये अपराध बोध होना ही पड़ेगा। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा कलंक है। कोई पार्टी इस तरह से अपनी आवाम को जगाने का, मैं समझता हूँ भारतीय जनता दल के अलावा कोई ऐसा अपराध बोध नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? क्योंकि उन्हीं बीमारियों के आधार पर वह वोट को जीतना चाहता है। भारतीय जनता दल को इस तरह की बातें बहुत दुख पहुंचाती हैं, वो कबूल नहीं है। भारतीय जनता दल इन बीमारियों से मुक्त एक स्वस्थ व्यवस्था, स्वस्थ लोकतंत्र जो होना चाहिए, उसके लिए जो है ये कोशिश कर रहा है। और कौन भारतीय जनता दल जो कि आज इतना साधन विहीन है। ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनका नाम है, भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया हुआ है कि ये राजनीतिक, इन्होंने नाम तो ले रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भारतीय तो है ही नहीं, वो खोटी रूप में एंटी भारत है, एंटी भारतीय है, राष्ट्रीय भी नहीं है, राष्ट्र के लिए अभिशाप है वो। उसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी कहती है भारतीय, और एजेंडा वो चलाती है हिंदुत्व का, तो नाम पर मत जाइए।
समाजवादी पार्टी नाम रखिए, समाजवादी पार्टी लोहिया को आदर्श मानती है। न तो वो लोहिया के एक शब्द का सम्मान करने वाली है, सिवाय गुंडागर्दी, माफिया राज, अवैध कब्जा, फर्जी टीचर, फर्जी डिग्री, नकल का साम्राज्य, ये पर्याय है समाजवादी पार्टी का। तो नाम पर मत जाइए। इसलिए जिन दोषों के आधार पर हमारी आवाम जो है इन एमएलए को, एमपी को चुनती है, उन्हीं दोषों का बोध भारतीय अवाम ताकत दल अपनी आवाम को करवा रहा है, और ये बहुत जरूरी है। इन बीमारियों को दूर किए बिना स्वस्थ लोकतंत्र हमारे देश में मुमकिन नहीं है। इस लोकतंत्र की क्या दुर्दशा है यह सबको मालूम है। इस दुर्दशा को दूर करने की, मैंने मुंह से तो सभी बोल देते हैं, लेकिन इसकी दुर्दशा दूर करने के लिए कोई दल नहीं आ रहा है। और जाहिर तौर पर इसलिए नहीं आ रहा है कि इन्हीं बुराइयों के आधार पर वो सत्ता हथियाते हैं। तो वो उसको दूर क्यों करेंगे? लेकिन भारतीय जनता दल को इसकी चिंता है, और वो इस बारे में बिल्कुल वो स्पष्ट है और निश्चित है कि इसका इलाज आवाम के पास ही है, आवाम के पास ही है, और आवाम को जगाना पड़ेगा, आवाम को हर हालत में जगाना पड़ेगा। और जगाने का एक उसका स्वरूप है कि जो गलती उससे हो रही है उसका पहले अपराध बोध हो कि भाई ये गलती हमसे हो रही है। अब तक आवाम में इसका बोध नहीं हो रहा है कि ये गलती हमसे हो रही है, गलती खुद आवाम से हो रही है, और वो अखबारों पर जाता है, मीडिया पर जाता है, वो जाता है कि भाई ये एमएलए जो है वो बिक गए, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, इनकी चरवाही हो रही है। इन पर विचार करने के बजाय ये गलती हमसे हो रही है, ये हमारे चुने हुए है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे माल हैं, हमारे उत्पाद हैं। जब तक ये इसका भाव नहीं आएगा, इसका बोध नहीं आएगा, मतलब कि जब तक इस बीमारी की डायग्नोसिस इस कदर नहीं होगी, तब तक ये बीमारी दूर नहीं होगी। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक ये बीमारी है। इस पर कोई भी दल बात नहीं करता सिवाय भारतीय जनता दल के। इसको आप समझ लीजिए। तो जिस तरह से एमएलए लोग कहते हैं कि उनको बोलते हैं शेफर्डनेस, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कोई चरवाही कहता है। और कोई राजस्थान का रहने वाला जो कि कोचिंग चलाता है, अंकित अवस्थी, उसको क्या कहते हैं कि बाड़गेरी कह रहा था, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका नाम दिया गया चरवाही। चरवाही मतलब होता है कि जानवरों को इकट्ठा करके रखना, वो चरवाही शब्द। और एक बार चरवाही का जिम्मेदारी हमको याद है कि जब देवगौड़ा की सरकार बनी थी तो वो भी चरवाही करने में बहुत आगे थे। चंद्रबाबू नायडू सारे एमपी को बांध करके रखना। तो मतलब कि हमारे चुने हुए एमपी जो है वो माने, देखिए इन शब्दों को कहने में हमको भी झिझक है, हमको भी संकोच है। आई हैव ए फर्म हेजिटेशन कि भाई जो चुने हुए सांसद हैं वो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके लिए जानवर शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन वो एमपी एमएलए भी समझें कि उनका चरित्र जो है वो इतना क्यों गिर गया है। शब्दों को कहने वाला और शब्दों पर ज्यादा क्रोध करने के बजाय वो उस दोष पर ज्यादा संवेदनशील हों जिसके वो शिकार हैं।
अब चूंकि इसके अलावा कोई शब्द नहीं है बिफिटिंग उसके उपयुक्त, तो ये मजबूरी है मेरी। तो आज हमारे चुने हुए एमएलए और एमपी की हालत यह हो गई है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग यानी जानवरों की खरीद फरोख्त के वो शिकार हैं और चरवाही उनकी की जा रही है। तो इसके दोषी उतना वो नहीं है, हम हैं, हमारी अवाम। और वो अवाम ये 4-5 तरह के जो दलदल हैं या दोष हैं उससे बाहर निकल नहीं पाई है। भारतीय जनता ताकत अकेला है जो कि उनको इस तरह से जगा रहा है। तो इस संबंध में मैं ये कहना है कि जब तक अपराध बोध नहीं होगा, मतलब कि जब तक बीमारी का इस तरह से पता नहीं चलेगा उसका इलाज कैसे होगा, तो अब तक ये अपराध बोध ही नहीं है। हमारी आवाम का अपराध बोध बिल्कुल नहीं कि ये हमसे गलती हो रही है। भारतीय जनता ताकत दल बराबर निवेदन कर रहा है कि ये अपराध बोध लाइए कि हमसे गलती हो रही है और ये गलती नहीं करना है। तब इसके बाद होगा हमसे गलती हो रही है, तभी तो आप भाई नहीं हमको ये गलती नहीं करना है। और ये जागरूकता भारतीय जनता ताकत दल अभी जैसे बता ये बार कि साधन विहीन है। संसाधन होगा तो अवश्य बोलेगा। तो महाराष्ट्र का प्रकरण चला था, तो उसमें एमएलए को हॉर्स ट्रेडिंग और ये शेफर्डनेस या क्या कहते हैं कि जानवरों की खरीद फरोख्त और चरवाही कि वो प्रतीक बन गए। लेकिन ये कहने में कोई खुशी नहीं होती है, दुख होता है कि ये हमारी आवाम के उत्पाद हैं। ये अपराध बोध होना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारी आवाम, हमारे देश के नागरिक, हमारे भारतीय भाई बहन ये जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद और इसके अलावा प्रलोभन भी रहता है। प्रलोभन मतलब पैसा, रुपया, बोतल, कंबल, और इससे भी ये अलावा कुछ लोग उदासीन रहते हैं। उदासीन से मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे कि जो पढ़े लिखे हैं बहुत भाषण देंगे, बड़ किसी भी विषय पर, जिनसे उनका कोई संवेदना का कोई ताल्लुक भी नहीं होता, बस बोलते भरे। उनको कुछ लोग बोलते हैं ड्राइंग रूम इंटेलेक्चुअल्स, वो चुनाव में भाग लेते ही नहीं है, उदासीन। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमारे एक वोट से क्या होने वाला है। कुछ जो मैंने सामंतशाही सोच के हैं, बाबू साहब और पंडित जी, अरे हमारी बेटियां, हमारे बहुएं लाइन में खड़ी होंगी, धूप में खड़ी होंगी। ये उदासीनता तरह तरह की। इसीलिए समाज का जो सबसे गंदा तत्व है, जो कि चुन करके एक तो पूरे शासन प्रशासन के माहौल को वो अपने अनुसार को गंदा करता है, और फिर जो है वक्त पड़ने पर वो हॉर्स ट्रेडिंग और शेफर्डनेस का, यानी मैंने जानवरों की खरीद फरोख्त की तरह और चरवाही का वो शिकार होता है। तो ये कहने के पहले अपराध बोध आवाम को करना होगा। तो सारा कुछ डिपेंड करता है, निर्भर करता है, आकर इसी बिंदु पर आकर के ठहरता है कि हमारी आवाम जो है कम से कम क्या, उसको मुल्क परस्त होना पड़ेगा। देश कैसे बचेगा ये चिंता उसको होनी चाहिए।
और इस तरह के एमएलए जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद, समूहवाद और ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, प्रलोभन, पैसा, बोतल, कंबल और उदासीनता के चलते जो है समाज के गंदे तत्व को आप जब भेज देंगे, वो गंदा तत्व जो है शासन प्रशासन के माहौल को तो अपने अनुसार जिस तरह से कि उसकी पृष्ठभूमि होती है, जिस तरह का उसका चरित्र होता है, जिस तरह का उसका डीएनए है, उसी अनुसार शासन प्रशासन के माहौल को वो बना देता है। तो एक क्रिमिनलाइज्ड शासन प्रशासन का माहौल जो है कभी भी आवाम को अच्छी चीज नहीं दे सकता है। इसका अपराध बोध होना चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता दल उसने शुरू किया है कि हम सभी भारतीय हैं, ये यथार्थ है, लेकिन उससे भी कड़वा यथार्थ है कि भारतीय होने के बाद भी हम जो है वो भारतीयता का व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे हमारे संत महात्मा कबीरदास हों या दक्षिण में भी हैं, तिरुवल्लुवर हैं और कई संत हैं। अब हमको नाम याद नहीं और हम उसको और भी नाम याद करेंगे। संत तुकाराम हैं और भी लोग हैं। तो संत कबीर हुए, नानक हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, सुबह संत हुए, तमाम संत हैं। रविदास जी हैं। इन्होंने तो यही सिखाया, भाई तुम मनुष्य हो, मनुष्य की तरह व्यवहार करो, बस यही सिखाएं कि मानव हो, मानव की तरह व्यवहार करो। लेकिन सिवाय इस बात की जितना वो सिखाते गए मनुष्य की तरह व्यवहार करना, उतना ही मनुष्य व्यवहार के रूप में गिरता गया। हमारे संत महात्माओं ने बताया हुआ। आज राष्ट्र की बात है, एक भारत राष्ट्र है। भारत राष्ट्र में जितने भी उसके देशवासी हैं सब भारतीय हैं। संविधान भी यही कहता है। ये यथार्थ है कि हम भारतीय हैं। इस यथार्थ को बताने वाला आज तक कोई भी राजनीतिक दल अवाम के सामने नहीं आया। कोई भी राजनीतिक दल अपने अवाम को यह नहीं बताएगा कि आप भारतीय हैं। कोई भी राजनीतिक दल स्वस्थ बात को, यानी हमारी आवाम स्वस्थ तरीके से सोचे, देशभक्ति का उसमें भाव आए, मुल्क परस्ती का जज्बा है, अवाम परस्ती का जज्बा है। अब आज तक कोई भी राजनीतिक दल जो है इस बात को प्रयास किया ही नहीं। सिर्फ वही गंदगी, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, इसके जो पहले से है उसी को और चौड़ा करके और खराब करके हमारे आवाम को, हमारी आवाम की मानसिकता को उसने प्रदूषित किया है। और इसी आधार पर सत्ता वो बात आई है। तो जो हुआ सो हुआ। जब से जागिए तभी से सवेरा, इस सबको त्यागना पड़ेगा। और जातिवाद का तांडव देखिए, जातिवाद के नाम पर नफरत देखिए, जातिवाद के आधार पर हिंसा देखिए, सांप्रदायिकता के आधार पर वो भेद विभेद देखिए, नफरत देखिए, हिंसा देखिए। और वही चीज भाषावाद के आधार पर, भाषावाद जो कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद के नाम पर, देखिए ना क्या विवाद है। और कावेरी जल विवाद तो अकेला जो एक नदी है वो तुंगभद्रा, उस पर भी विवाद है, क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का बिल्कुल शून्यता, अभाव है। कावेरी जल विवाद के विषय में यदि यह दृष्टिकोण होता कि भाई कर्नाटक में रहने वाले भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, तमिलनाडु में रहने वाले वो भी अपने भारतीय भाई बहन हैं, और कावेरी जो है हमारे देश की संपदा है, तो कैसे उसका जल भी वो भारत की संपदा है, तो वो भारत की संपदा जो है अपने भारतीय भाई बहनों में किस प्रकार एक सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको दिया जाए, ये बहुत आसान है, बशर्ते इस तरह का दृष्टिकोण हो।
और इसी तरह से जब भी गर्मी आती है तो दिल्ली हरियाणा आपस में वो लड़ते हैं, जमुना का पानी नहीं छोड़ा, उनको नहीं दिया, पानी नहीं मिला। ये सब जो है संकीर्णता आधारित दृष्टिकोण के कारण ये सब झगड़े हैं और उसका शिकार जो है हमारी आम आवाम बनती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आवाम को इस तरह से अब जागना पड़ेगा कि, और वो जागरूकता यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि हम सभी लोग भारतीय हैं। एकता, आपसी बंधुत्व, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी भाईचारा और आपसी सम्मान और आपसी क्या कहने की श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, सहयोग, सब कुछ भारतीयता आधारित होने की परम आवश्यकता है। इसको महसूस करने की आवश्यकता है और इस पर सुनिश्चित होने की भी आवश्यकता है। और ये भी देखिए, जब से भारतीय जनता दल ये देश में YouTube के भी माध्यम से ये भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश कर रहा है, यह राजनीतिक दल और कहना माना इसमें संकोच नहीं है, ये जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और देशभक्ति का मुखौटा पहने हुई है, भारतीयता से सबसे अधिक तकलीफ इसको है, सबसे अधिक तकलीफ इसको। और उस तकलीफ को ये सब जाहिर नहीं करते हैं, उसको दूसरे रूप में घुमा के करते हैं। इसके बड़े नेता कभी भी भारतीय जनता दल के, हमने तो कई बार उनको आह्वान किया कि अमित शाह हुए, नरेंद्र मोदी हुए, जेपी नड्डा हुए, ये घमंड में न रहे। वो आम आवाम से बड़े नहीं है, प्रधानमंत्री के रूप में भी वो आवाम के नौकर है संविधान की नजरों में, तो वो घमंड में न रहे। देश के लिए जरूरी है कि यदि भारतीयता से उनको तकलीफ है तो एक अच्छा सा इसका यानी परिचर्चा का मंच तैयार करें। पैसे रुपये मेरे पास नहीं है, पैसे रुपये यानी उनके पास है, संसाधन उनके पास है। तो एक अच्छी सी परिचर्चा जो है जिसमें जेपी नड्डा रहे, जिसमें कि मोदी महोदय भी रहे, उनके अमित शाह महोदय भी रहे, और लोग भी रहे। तो भारतीयता से इनको डर क्यों है, जरा आवाम भी देख ले। और लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, YouTube पर कुछ लोग भड़का रहे हैं, इतना बोल करके। अब चूंकि साधन उनके पास है, पूरा मीडिया उनके गिरफ्त में है। पूरी मीडिया के द्वारा ये पूरे जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो भारतीय जनता दल का नाम लेने से भी जो है घबराते हैं या कतराते हैं, या इस घमंड में है कि ये भारतीय जनता दल कौन है, ये छोटी सी चींटी है या कोई चिड़िया है चाव 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 कर रही है, ये घमंड है उनको। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इनका घमंड तोड़ने के लिए आप जो है पर्याप्त। इसी प्रकार का घमंड आपको याद होगा कि हालांकि केजरीवाल का कोई समर्थन नहीं है मेरा, लेकिन वो वाकया, वो घटना कि जब वो आम आदमी पार्टी उतर रही थी, कितने सातवें आसमान पर थे ये कांग्रेस वाले कि ये नापदान का कीड़ा है, और ये जाकर एक संयुक्त राष्ट्र में जाकर अपनी बात कहें। और कौन आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेसियों का अहंकार बोल रहा था। लेकिन जब केजरीवाल ने शीला दीक्षित के ही चुनाव क्षेत्र से, विधानसभा के, जब उनको पटखनी दी, वो भी 25,000 वोटों से,
तब उनका सातवें आसमान का अहंकार जो है जमीन पर आया। वही अहंकार इसमें भारतीय जनता पार्टी का है। और इस तरह से बोलने का मतलब क्या है भाई? भारतीय जनता दल पूरे देश में भारतीयता के माहौल को ला रहा है, भारतीयता के नजरिए से देख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो आपके अमित शाह और मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग ये भड़का रहे हैं। तो भैया मोदी महोदय या अमित शाह महोदय, जेपी नड्डा महोदय इत्यादि है, आप एक परिचर्चा जो है वो सामने ला दीजिए। जनता को फैसला करने, जनता को देखने दीजिए कि हम भड़का रहे हैं या हम देश को एक कर रहे हैं। आप मुल्क के लिए कितने खतरनाक हैं ये भी सामने आ जाएगा। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता दल के इस प्रयास को, भारतीयता आधारित एकता को, भारतीयता आधारित भाईचारा को वो कह रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं, और सामने नहीं आते हैं। छुट भइयों को सिखा पढ़ा करके भेजते हैं, और छुट भैया आकर के जो उनकी गंदी मानसिकता को बताते हैं। कहने में हमको भी सब कुछ होता है। क्या कहते हैं? भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से वो कहते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है एकता भारतीय एकता की बात करते हैं। यदि भारतीय एकता आ गई तो हमारे बगल में मुल्ले बैठ जाएंगे, हमारे बगल में चमार बैठ जाएंगे। अब जरा देखिए, बहुत मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके नेता इसको बड़े आराम से इसको नकार सकते हैं, इसलिए कि इनका जो चरित्र है वो कांग्रेसियों की ही तरह वो हो गया है, वो झूठ बोलने का, नकारने का। बहुत मुमकिन है, लेकिन ये भारतीय जनता दल या मैं उनकी मानसिकता को पढ़ने के लिए जरूरी है, इसीलिए जो है इस बात को उद्धृत कर रहा है। तो आकर के जो भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए वो जो छुटभइये हैं, आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कहते हैं कि यदि भारतीय एकता आ गई तो हमारे बगल में मुल्ले बैठ जाएंगे, हमारे बगल में चमार बैठ जाएंगे। अब जरा इनकी मानसिकता को जरा देखिए कि जो कि अभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जो कि हमारे देश के सम्माननीय भारतीय नागरिक हैं, एक बात जरूर है कि किसी ने उनको इस तरह से बताया नहीं है। भारतीय जनता दल पहली बार बता रहा है, और उनको भी चाहिए, ये विनती है कि अपने को मुसलमान न समझें, अपने को मुसलमान कहें भी नहीं, सिर्फ भारतीय। जितने भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनसे ये भारतीय जनता दल अपेक्षा करता है कि वो अपने को मुसलमान न तो कहें, न तो समझें, न तो व्यवहार करें, हम भारतीय हैं। उनका कद बहुत ऊंचा है। तो हमारे वो इस देश के सम्माननीय नागरिक हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कहती है कि ये मुल्ले हैं, ये मेरे बगल में बैठ जाएंगे, ये चमार हैं। बताइए, वो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, जो उनको इसी तरह से जो उपेक्षा मिल रही है, और उसी के शिकार, उसी मानसिकता का कि चमार बैठ जाएंगे, ऐसी मानसिकता वाली जो भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इस मुल्क को और इस समाज को और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को क्या दे सकती है? बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। यथार्थ यह है, इस यथार्थ के विपरीत मोदी महोदय का बोलना कि सबका साथ सबका विश्वास कितना मजाकिया, कितना हास्यास्पद, कितना माने कि पाखंडपूर्ण लगता है। लेकिन मानसिकता ये है। और यूट्यूब पर आप जाइए ना, हमारे
जो मन इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को बदनाम करने के खिलाफ तमाम इस तरह की जो है गंदगी आप पाएंगे। पता नहीं क्या हो गया। हम इस्लाम के प्रवर्तक नहीं हैं, ना हम हिंदू सनातन के प्रवर्तक हैं, और हम किसी भी पंथ के प्रवर्तक तो है ही नहीं। हमको चिंता इस मुल्क की है। हम जितने भी पंथ हैं, या हमारा जो भारतीय जनता दल है, सबको सम्मान देता है, सबको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, चाहे वो हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। उनसे यही कहता है कि भाई ये पंथ है, ये व्यक्तिगत जो है वो विश्वास है। हिंदू सनातन धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं है, सिख भी धर्म नहीं है। ये सभी पंथ है, पंथ और या व्यक्तिगत विश्वास। धर्म तो एक ही है, राष्ट्र धर्म। धर्म के माने होता है कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी। रामानंद सागर की रामायण देखिए, बराबर होता है। राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है। वो धर्म जो है, उस धर्म का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। धर्म मतलब कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। इसलिए धर्म तो एक ही है, राष्ट्र धर्म, जो सभी हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारे आदरणीय भारतीय नागरिक हैं या भारतीय अवाम है, उसको अनिवार्यतः राष्ट्रधर्म का पालन करना है। राष्ट्रधर्म क्या है कि अपने मुल्क की चिंता करना, कैसे ये महफूज रहे, सुरक्षित रहे, कैसे मजबूत हो, कैसे आगे बढ़े, और कैसे ये हमारे विश्व का, दुनिया का सिरमौर बने। ये चिंता होनी चाहिए। ये रहा राष्ट्रधर्म, और उसी राष्ट्रधर्म में अवाम के प्रति भी आपकी भक्ति होनी चाहिए। हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं, ये हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। इस तरह से हम काम करें, इस तरह से हम व्यवहार करें, काम करें, आचरण करें कि वो आत्मीयता का, अपनापन का एक वातावरण, उसकी खुशबू देश में आपस में फैले। ये है राष्ट्रधर्म, जो कि सभी भारतीय नागरिकों को, सभी देशवासियों को निभाना है। इसकी आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को भारतीय जनता दल निरंतर अभी फिलहाल YouTube के माध्यम से बता रहा है। और जबकि एक यथार्थ ये भी है जिसको भारतीय जनता दल ये बता रहा है। दूसरा इससे कड़वा यथार्थ है, ये ताकतें किस तरह का जहर फैला रही हैं, उससे भी सावधान होने की आवश्यकता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया कि दक्षिण के राज्य जो है, कुछ व्यवस्था के मामले में कुछ बेटर तो हैं, लेकिन जो भाषाई कट्टरता है, उसके बहुत बड़े शिकार है। प्रांतवादिता जो है या प्रांतिक कट्टरता जो है, उसके बहुत बड़े शिकार है। दक्षिण के ये राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या ये केरल में थोड़ी यानी प्रांतिक कट्टरता थोड़ी कम है, और थोड़ी सी कम जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ये कर्नाटक में और तमिलनाडु में प्रांतिक कट्टरता और भाषाई कट्टरता बहुत ज्यादा। तो इन सब समस्याओं को, इन सब बीमारियों को, और इन सब जो है वो जो डिजीजेज या प्रॉब्लम्स को स्वस्थ रूप में समझने की जरूरत है। उसके इलाज करने की आवश्यकता है। और उस इलाज का सबसे बड़ा पनेसिया माने
किसी भी वो रोग का वो इलाज करने वाला, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनेसिया, वो भारतीयता है। और कितनी प्रसन्नता की बात है कि जो साधन विहीन है ये भारतीय जनता दल, उसकी बात और यूट्यूब के माध्यम से इसके समर्थन में तमिलनाडु के भी जो भारतीय भाई बहन हैं उनका समर्थन आ रहा है, ये सुनने को मिल रहा है। उनकी भी रुचि भारतीयता में हो रही है। तो जरा अंदाज करिए कि एक स्वस्थ तरीके से भाषाई कट्टरता, प्रांतीय कट्टरता को समाप्त करना है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन मोदी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में उसी भाषाई कट्टरता की जो आग है, वो आग उसी आग में घी डाल के आए हैं। भाषाई कट्टरता की जो आग, जिस आग से झुलस रहा है अपना तमिलनाडु और बगल के कर्नाटक जो है, उसी आग में ये मोदी महोदय घी डाल के आए हैं। देखिए, भारत के संविधान में ये जितनी भी भाषाएं हैं, तमिल है और तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है, पंजाबी है, डोगरी है और भी भाषाएं हैं, इनको क्षेत्रीय भाषा बोल करके उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की है, बल्कि उनको भारतीय भाषा का सम्मान दिया है। तो इसी मर्म को, इसी यथार्थ को समझने की आवश्यकता है कि जितनी भी भाषाएं हैं, बांग्ला, असमिया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये हमारी अपनी भारतीय भाषा है, उनको भारतीयता का सम्मान है। ये कहने के बजाय ये मोदी महोदय भाषाई कट्टरता की आग में घी डाल के आए हैं और पूरे देश को जोड़ने के लिए हिंदी ही एक सबसे सशक्त माध्यम है। आजादी के दौरान हमारा इनकलाबी जुबान थी, इनकलाबी क्या करने की इनका इनकलाबी माध्यम था हमारा हिंदी। जरा सोचिए, आज वही हिंदी आजादी मिलने के बाद अंग्रेजी के आगे दासी बनी हुई है, किसी को शर्म नहीं आ रही है कहते हुए। यूपीएससी तमाम यानी मंत्रालय की ब्रीफिंग, मंत्रालय की तमाम फाइलें देखिए ना, अंग्रेजी की उसी अंग्रेजी की भरमार। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मिलिट्री, सब में अंग्रेजी का वो वर्चस्व। किसी की आत्मा जो है वो झकझोरती नहीं है कि ये आखिर ये अंग्रेजी इस देश में कब तक रानी बन के बैठी रहेगी और हमारी हिंदी जो है उसके आगे जो है दासी, नौकरानी बन के रहेगी। किसी की आत्मा वो जो है झकझोरती है। धड़ल्ले से तमाम बात हो रही सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में, शर्म नहीं आती है उनको, हाई कोर्ट में हो रही है। क्यों भाई? कब तक आप मानसिक रूप से गुलाम आप रहो? ये सब गंभीर विषय हैं। ये भारतीय आत्मसम्मान भारतीय आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले हैं। तो हिंदी की दुर्दशा करने वाले हिंदी के लोग ही हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जब अधिकारी था, माने दक्षिण भारत में जब सेवा कर रहा था, तो चूंकि अधिकारी जो सर्विस कंडीशंस हैं या जो सेवा शर्तों के अनुसार मैंने इस तरह की बात वो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी एक मैंने ढंग से संजीत तरीके से मैंने वहाँ पर लोगों को बताया।
हिंदी के विषय में मैंने कहा देखिए, जब तक ये भावना रहेगी, जब तक ये समझ रहेगी कि हिंदी उत्तर भारतीयों की भाषा है, तब तक कोई अच्छी बात जो है आ नहीं सकती और आगे बढ़ नहीं सकती। आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी आपकी भाषा है, पूरे देश की भाषा है। वो केरल की भी भाषा है, वो कर्नाटक की भी भाषा है, तमिलनाडु की भी भाषा है, आंध्रा और तेलंगाना की भाषा है हिंदी। हिंदी को मैंने उसका प्रचार करिए, पढ़िए, समझिए, उसका इस्तेमाल करिए। और ये भी मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जिस वक्त आप इस तरह से हिंदी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और प्रचार प्रसार कर देंगे, तो जो हिंदी वालों से, जो खासकर यूपी बिहार के लोगों से, हिंदी के मामले में आप उनसे भी आगे निकल जाएंगे कुछ ही वर्षों में। अब हम तो नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं है, देखिएगा आप लोग। इस तरह से इस भावना से उनको समझाने की आवश्यकता है। लेकिन ये मोदी जाकर के जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है, वहां जाकर के वो भाषाई जो कट्टरता में आग लगा के चला है। ये राष्ट्रवादी दिखता है, शर्म आती। तो इस प्रकार जितनी भी, और सबका इलाज है भारतीयता। और ये कई बार बताया गया है कि भाई हमारे देश का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। वो विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, उत्तर दक्षिण, और पूर्व पश्चिम गुजरात के कच्छ से लेकर के मणिपुर, जो म्यांमार से मिलता है विशेष मोरेन, वहां तक। और ये एक प्राकृतिक यथार्थ है कि 50 या 60 किलोमीटर पर जो है थोड़ी सी बोली का, जिसको बोलते हैं डायलेक्ट, थोड़ी सी बोली का और थोड़ी सी पोशाक का, थोड़ी सी खान पान पसंद का फर्क पड़ जाता है प्राकृतिक रूप में। तो हमारे देश के अलग अलग या मुख्तलिफ भौगोलिक परिस्थितियों में ये जो भारतीयता है वो प्रकट होती है, मैनिफेस्ट होती है, या अपना रूप बदलती है। तो तमिलनाडु में हमारी यही भारतीयता तमिल के रूप में वो प्रकट हो गई। वही भारतीयता हमारे कर्नाटक में कन्नड़ के रूप में प्रकट हो गई। केरल में जो है वो मलयालम के रूप में प्रकट हो गई। लेकिन है वो भारतीयता, मौलिकता भारतीयता की है। और महत्व जो है, जो जिस रूप में प्रकट हो रहे उसका भी महत्व है, लेकिन मौलिकता भारतीयता की। तो सभी जितने भी हमारे खास करके दक्षिण के हमारे भारतीय भाई बहन हैं, केरल के हों, तमिलनाडु के हों, कर्नाटक के हों, आंध्रा और तेलंगाना के हों, सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। पहले ये लगाव जो आत्मसात करना होगा, वो अंतर लाना होगा, और सभी को इस तरह से व्यवहार करना होगा, और तभी समझाना होगा कि इस देश को एक करने के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए जो सशक्त माध्यम हिंदी के अलावा कोई हो नहीं सकता। अब हिंदी बच्चा है, हिंदी नया है, तमिल पुराना है, संस्कृत पुराना है, यह तर्क जो है बिल्कुल बेतुका है और बेईमानी टाइप का है। हिंदी की उपज कैसी हुई, फलाने हुई, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हिंदी जो कट्टरवादी जो तत्व हैं हिंदू सनातन के, उन्होंने क्या किया, हिंदी में से जितने भी उर्दू के शब्द हैं सब निकाल दिया उसमें से, और उसमें संस्कृत के शब्द ठूस दिया। ऐसी हिंदी की आवश्यकता नहीं है। हिंदी उर्दू मिली हुई वो हिंदी, वही हिंदी की असली ताकत है। हिंदी उर्दू मिली हुई ही हिंदी है। उसकी भी दुर्दशा यानी इस समूह ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले। वो जितने भी उर्दू के शब्द हैं सब निकाल कर उस संस्कृत के शब्द ठूस दिया। इसलिए वो हिंदी बेदम हो गई। उसकी असली ताकत तो उर्दू ही थी।
और बेदम हो गई, अटपटी हो गई। हिंदी विरोधियों के लिए एक हथियार भी मिल गया कि साहब इतनी अटपटी भाषा को कौन 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 सीखेगा। अरे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले, वो बोलते हैं कि ये हिंदी तो गूगल वाली हिंदी है। आप कभी चुनाव लड़ने जाइए, जो नामांकन या नाम दाखिला कितना आसान शब्द है, उसको इसी गूगल वाली हिंदी जो इसने नाम दे रखा है। तो चुनाव आयोग जो उसको प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो नामांकन को या नाम दाखिला को उसने दिया है नाम निर्देशन, जिसको खुद चुनाव आयोग जो है वो जिसको खुद चुनाव आयोग समझ नहीं सकता, तो वह भी गूगल वाली हिंदी का शिकार है वो। तो कहने का तात्पर्य है, पहले हिंदी को ताकतवर बनाना होगा। हिंदी और उर्दू मिली हुई हिंदी ही लानी होगी, और वही पूरे देश में उसको संचालित करना होगा, प्रसारित करना होगा, सर्कुलेट करना होगा। यही हमारी हिंदी है, इसी का प्रयोग करना है, हर जगह प्रयोग करना है। तो पहले हिंदी को सशक्त इन कट्टरवादियों ने, जो कट्टरवादी कहते हैं कि सनातन फलाने ढिकाने, वो देखिए जितने भी सनातन का नाम लेने वाले हैं, सत्य रूप में समझिए वो सनातन के दुश्मन है, वो पाखंड है उनका। जिससे भी सनातन का लगाव है वो कभी नाम नहीं लेगा, वैसा आचरण करेगा कि उस पंथ का सम्मान हो। ये जितने बार बार इस्लाम का नाम लेते हैं, बार बार कुरान का नाम लेते हैं, क्या ये इस्लाम और कुरान के ये जो है वो प्रतिनिधि हैं, उसके वो हितैषी हैं? कदापि नहीं। आपको ऐसा आचरण करना होगा, आपको ऐसा व्यवहार करना होगा। आपको कहने की जरूरत नहीं कि ये इस्लाम है, ये मेरे वो कुरान में लिखा है। आप ऐसा बर्ताव करिए, व्यवहार करिए, अपनेपन दिखाइए, इसकी जरूरत नहीं है। कोई पूछेगा ही नहीं कि ये इस्लाम में लिखा है कि नहीं वो लिखा है। इसी तरह जो तो ये पाखंडी हैं, सनातन आप व्यवहार करिए हो सर, वो लोग जान जाएंगे। और वैसे भी यथार्थ रूप में हिंदू सनातन हो, इस्लाम हो, सही पंथ अपने आप में ये महान पंथ है, लेकिन उसका बार बार जो है इस तरह से प्रयोग करना जो है उसके साथ नाइंसाफी और अपमान है उनका। जितने बैठते हैं ना ये कुछ, और उन्हीं को तो बुलाते हैं ये टीवी चैनल वाले। बस कोई बात हो, मेरे कुरान में लिखा है, मेरे इस्लाम में लिखा है। अरे भाई, कुरान इस्लाम इस देश में नहीं चलने वाला है। इस देश में मनुस्मृति या रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, ये नहीं चलने वाला है। इस देश में चलेगा भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंतर्गत जितने भी कानून बने, कानून और उन कानूनों के अंतर्गत जो नियम और नियमावली, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो चलने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी को पूरे देश का माध्यम, संपर्क भाषा के रूप में उसको स्थापित करना होगा। ये जो अंग्रेजी का वर्चस्व है, ये देखिए, ये भारतीय वक्ता दल को महसूस हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, न्यायपालिका में जिस तरह से वो बिल्कुल माने जकड़ी हुई है। मंत्रालय, सेंट्रल माने जो केंद्रीय जो मंत्रालय है, उनकी फाइलों में सब अंग्रेजी वो है। और संघ लोक सेवा आयोग जो तमाम इस तरह की उच्च सेवाएं, चाहे माने जो सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा,
इत्यादि का जो 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 इस तरह से चयन करती है, वहाँ भी अंग्रेजी का जो तांडव है, अंग्रेजी का जो वर्चस्व है, और ऐसा प्रयोग करने वाले उनको शर्म भी नहीं आती है। इतने मानसिक गुलाम हैं कि उनको शर्म भी नहीं आती है कि भाई आखिर हम इस अंग्रेजी को कब तक जो है इसे विदेशी भाषा को हम ढोएंगे। लेकिन उसके पहले हिंदी को इतना हास्यास्पद, कमजोर, बेदम बना दिया है इन कट्टरवादियों ने। उसको ताकतवर बनाना होगा उर्दू के साथ। ये इसका एक नमूना आपको बता रहे हैं कि देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल, हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि इसे भारतीय अवाम ताकत पार्टी रखिए, इसमें एक भी शब्द अंग्रेजी को दूर रखा है इसने, पार्टी शब्द रखा ही नहीं है। जिसे रखा है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी, जरा इनसे पूछे पार्टी क्यों रखा। भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछे कि अंग्रेजी का शब्द पार्टी क्यों रखा, उनके पास जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हीं की तरह जो कट्टरवादी ने भारतीय अवाम ताकत दल, जिसमें एक भी शब्द अंग्रेजी का नहीं है, उसे एक बार सवाल कर लिया कि क्या यह मुसलमानों की पार्टी है। यही मानसिकता, जिस मानसिकता ने अंग्रेजी को बेदम कर दिया, उसमें से सारे उर्दू के शब्दों को निकाल करके, ऐसी मानसिकता का एक व्यक्ति जो है पूछ बैठा हमसे कि क्या यह मुसलमानों की पार्टी है, तो हमको उसको जवाब देना पड़ा। और जान लीजिए कि ऐसे खुराफाती सवालों का जवाब कभी भी सभ्यतापूर्वक, शिष्टता पूर्वक हो नहीं सकता। उनको उसी भाषा में, जिस भाषा के वो पात्र हैं, वो देना पड़ता है। मैंने उनको ये कहा कि जनाब, जिस तरह से आपने ये सवाल किया है, जिस लहजे में आपने सवाल किया है, इससे साफ जाहिर है कि आपके मन में, आपकी मानसिकता में कोई खुराफात पल रहा है। आपका ये कहना है कि ये दो शब्द इसमें अवाम और ताकत उर्दू के क्यों हैं। तो आपको जानना चाहिए, देश भी जानता है कि उर्दू जो है हिंदी के ही समान, हिंदी के बराबर इस देश की एक रिस्पेक्टेबल या एक सम्माननीय, आदरणीय जुबान है इस देश की। और जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी इस देश के सम्माननीय नागरिक हैं। और उससे भी बड़ा कि हमारे बाप दादा ने इसी उर्दू को ही पढ़ा था। तो इस यथार्थ को जानिए ना, और इस यथार्थ को आप जानेंगे तो इस तरह से खुराफाती विचार आपके मन में नहीं आएगा, और इस तरह के खुराफाती सवाल आप नहीं करेंगे। पूरी जनता, पूरी आवाम निकालने की नहीं, अंकल जी आप सही कर रहे हैं। तो ये जो दिमाग में है कि उर्दू का प्रयोग करना मतलब कि कुछ विचित्र था, अंग्रेजी ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने भारतीय अवाम दल क्यों नहीं वो रखा, पार्टी शब्द क्यों लाया अंग्रेजी का, ये पूछिए उनसे। उनकी और देखिए, इसी मानसिकता के तो प्रतीक है कि जहां देखिए ये हमारे मुगल शासक हुए। अब देखिए, वास्तव में उनकी मानसिकता का उनका वर्णन करने में कई आयाम हैं। जहां मुस्लिम शब्द उनको दिख रहा है, उसका नाम बदल रहे हैं। अरे भाई, वो एक इतिहास का अंग है, इतिहास का भाग है। वो क्यों ऐसा कर रहे हो? मुगल शासन हमारे इतिहास का भाग है, मुगल हमारे सम्माननीय है। ये देश विरोधी ताकतें, बीजेपी और आरएसएस वाले, इनका चरित्र क्या है? इनका चरित्र है देश के दुश्मनों को बचाना। ये चरित्र इनका है। इतनी बड़ी अभिशाप जो है, जो जीएनपीसी है, उसकी रक्षा करना, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर। उसे इसी पाप को छिपाने के लिए तमाम तरह के वो माहौल बना रही है।
वो मुगल काल को आक्रांता बोल रही है, और पता नहीं क्या क्या बोल रही है, शिवाजी को खड़ा करती है, महाराणा प्रताप को खड़ा करती है। ये मानसिकता हमेशा जो है इस्लाम को पर आक्रमण करना ये सिखाती है। ये बीमारी तो है ही, और इसी के देखा देखी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाईमानों के तबके में इतने कट्टरवादी, इतने उपद्रवी, इतने भारत विरोधी तत्व हो गए हैं कि उन्हीं को दिखा करके पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लपेटने या निशाना बनाने की भी वो साजिशें चल रही हैं। लेकिन यदि हम इस मानसिकता पर काबू पा गए, जो कि बीजेपी और आरएसएस की इस बात को, बीजेपी आरएसएस का क्या चरित्र है, जो देश की दुश्मन जो पार्टियां खास करके जीएनपीसी और वाम दल, उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। सब दिखावा के रूप में भले वो कहते रहे कि विरोध है, लेकिन उसे हर तरह से रक्षा। पहली बार भारतीय जनता दल ने नेहरू के चरित्र को, मोहनदास करमचंद गांधी के चरित्र को, वो कितना भारत विरोधी चरित्र था, उनके करतूते थे, उसके कुछ नमूने जो है देश में इस यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश किया। लेकिन उसी नेहरू को, उसी गांधी को ये पूजने वाले हैं, उसी गद्दार इंदिरा गांधी की पूजा करने वाले हैं ये बीजेपी आरएसएस वाले। इनकी करतूत जो बताई जाए बहुत कुछ है। जब देश बटा तो कहां था आरएसएस भाई? इतना बड़ी त्रासदी हुई थी, आरएसएस का अस्तित्व कहां था कि देश न बटे? आरएसएस के मुंह से यह भी सुनने को मिला कि भाई विभाजन हो गया, ठीक हो। देखिए उनकी मानसिकता जरा बड़ी है, विभाजन हो गया तो ठीक हो गया, कुछ मुसलमान तो चले गए। इस मानसिकता वाले जो है वो आरएसएस वाले हैं, और वो मानसिकता वाले भारतीय जनता दल के भारतीय एकता की बात को चुराते हैं। कैसे चुराते हैं? हाँ भाई एकता होनी चाहिए, भागवत एक बार बोला ना कि हाँ भाई एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता होनी चाहिए, दोनों का डीएनए एक है। अरे बेवकूफ महोदय, भागवत महोदय, ये डीएनए फेंकने की बात क्यों करता है? डीएनए से कोई मतलब है? कोई किसी भी डीएनए का हो जो इस देश में रहता है, इस मिट्टी को अपना वतन मानता है, सभी भारतीय हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन अपनी खुराफात से बाज नहीं आएंगे। और जब भी देश पर संकट पड़ा है, आरएसएस वगैरह का कहीं अता पता नहीं, इसने कोई भी भूमिका नहीं निभाई कि हमारा देश न बटाए। और अलबत्ते देश के बांटने वालों को इसने रक्षा की। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि ये गोडसे वाले जो प्रकरण है वो क्यों लाया। सिर्फ इस देश का जो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू को बचाने के लिए ये आरएसएस ने गोडसे वाला वो प्रकरण लाया। वरना ठीक से जांच होती तो इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में नेहरू का सीधा हाथ है। उसको बचाने के लिए ये आरएसएस वाले गोडसे को लाए और उसको सिखा पड़ा के भेजे कि तुमको कुछ और नहीं करना है, तुम बस यही वो रटते रहो, कहते रहो कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। इस तरह से गोडसे को भेज करके आरएसएस वालों ने इस घोर गद्दार नेहरू को बचाया। अब कोई पूछेगा अरे भाई गांधी तो परम भक्त थे इनके, नहीं नेहरू तो परम भक्त थे गांधी के, वो कैसे कर सकते हैं? जरा सोचिए कि भारत विभाजन और इस नेहरू का सत्ता हथियाना ये बहुत बड़ी साजिश है। ऐसी साजिश बहुत शातिर किस्म का अपराधी ही वो कर सकता है। सत्ता हथियाने में इस मोहनदास करमचंद गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप अपराधियों का उनका जो वृतांत है, जो उनके चरित्र हैं, आप कभी देखे होंगे या फिल्म वाले जो दिखाते रहते हैं,
फिल्म वाले दिखाते रहते हैं कि मान लीजिए एक अपराधियों का गिरोह है, उस गिरोह का एक सरगना है, उस गिरोह के सदस्य ने मान लीजिए उस गिरोह के सरगना की सहायता की, एक बहुत बड़ी साजिश को कामयाब बनाया। उस गिरोह के सदस्य ने उस गिरोह के सरगना के लिए, तो जिस वक्त वो कामयाब हो गया, उसको वो मंजिल उसको मिल गई, गिरोह के सरगना को, यानी आपराधिक गिरोह के सरगना को, वो माने जिसकी सीढ़ी के बदौलत वो उस मकसद को हासिल किया, वो गिरोह का सरगना, वो तुरंत उस सीढ़ी को या उस गिरोह के सरगना को सबसे बड़ा खतरा मानता है कि ये किसी वक्त भी मुंह खोल सकता है, तो उसको सबसे बड़ा खतरा मानता है, उसको तुरंत अपने रास्ते से हटाने की जुगत करता है। ठीक यही चीज इस मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत बड़ी साजिश करके देश को भी बांटा, और इस अभिशाप नेहरू को सत्ता दिला करके इस नेहरू को देश के ऊपर थोपा, मतलब कि नेहरू को सत्ता दिलाई। नेहरू को जब सत्ता मिल गई तो यही मोहनदास करमचंद गांधी जिसने इसको सत्ता दिलाई थी, और ये भी जानना जरूरी है, उस नेहरू को इसे गांधी ने साजिश करके सत्ता दिलाई, जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, जिस नेहरू के पक्ष में कुछ अपवादों को छोड़कर इस देश की पूरी जनता नहीं थी। और ये बताना बहुत जरूरी है, कांग्रेस पटेल के पक्ष में थी और इस देश की आवाम वो जिन्ना साहब के पक्ष में थी। तो साजिश का बहुत आराम से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी नेहरू के साथ मिलकर के कितनी बड़ी साजिश की कि इन दोनों संभावनाओं को कुचल करके कि जिसके पक्ष में कांग्रेस भी ना हो, जिसके पक्ष में देश की आवाम भी ना हो, उसको सत्ता दिलाई इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, इस गद्दार नेहरू को। तो ये यथार्थ है। हालांकि इसको ढकने के लिए इन विश्व में तमाम इतिहासकारों को, बौद्धिक वर्ग को, मीडिया को, पत्रकारों को लगा दिया, और हमारे देश के लोग उसी मानसिकता के, उसी समझ के शिकार हो गए। लेकिन वह देश पर बहुत बड़ा अभिशाप है। उसका यथार्थ जानने का हमारे भारतीय भाई बहनों को पूरा हक है। वही हक भारतीय जनता दल इसमें अपनी आवाम को दिला रहा और दे रहा है। तो इस मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको सत्ता दिलाई। सत्ता पाने के बाद यही मोहनदास करमचंद गांधी उस नेहरू के लिए खतरा बन गया कि कभी भी यह मुंह खोल सकता है ये। इसलिए रास्ते से हटाना नेहरू के लिए, इसलिए इस मोहनदास करमचंद गांधी को रास्ते से हटाना नेहरू के लिए बहुत जरूरी हो गया। तो बहुत मुमकिन है, और बल्कि ठीक से जांच हो। अब इसमें जांच में तो हो सकता है कि कुछ ये प्रमाण न मिले, लेकिन तभी जांच हो तो बिल्कुल ये सच्चाई हमारे मुल्क के सामने आ जाएगी कि इस मोहनदास करमचंद गांधी को नेहरू ने ही हटवाया था अपने रास्ते से। तो इस यथार्थ को ढकने के लिए फिर आरएसएस आ गई सिर्फ नेहरू को बचाने के लिए, और उसने भेज दिया गोडसे को कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको यही रट लगानी है कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और उसने एक किताब भी लिख डाली कि हमने गांधी को क्यों मारा। आज बीजेपी वाले भी जानते हैं कि इस नेहरू का हाथ था मोहनदास करमचंद गांधी को उनकी हत्या में। इतना भी नैतिक बल नहीं है कि नेहरू की वास्तविकता बता सकें, मोहनदास करमचंद गांधी की वास्तविकता बता सकें अपने देश हित को ध्यान में रखते हुए। तो ये कहते हैं मोदी महोदय नेशन फर्स्ट। जरा इनको देखिए, इनके हर वक्तव्य को देखिए, नेशन फर्स्ट लगता है।
यदि नेशन फर्स्ट होता तो इस मोहनदास करमचंद गांधी की असलियत देश के सामने लाते और कम से कम उसकी पूजा नहीं करते। इस गद्दार नेहरू की असलियत देश के सामने लाते और उसकी पूजा नहीं करते। एक पाखंड का है, क्या है इनका, मोदी महोदय का पाखंड क्या है, बस पटेल की एक मूर्ति बनवा देंगे, मूर्ति बना करके वो समझेंगे कि इन्होंने नेहरू के सामने एक व्यक्तित्व जो है वो खड़ा कर दिया। इतने धोखेबाज हैं मोदी महोदय। और ये बात कहना, ये बीजेपी वाले जो है कभी भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती इत्यादि का कभी भी नाम नहीं लेते हैं। सिर्फ सावरकर और गोडसे का प्रकरण अभी मैंने बता दिया। गोडसे का प्रकरण सिर्फ उस गद्दार नेहरू को बचाने के लिए, और सावरकर का भी इसीलिए सावरकर का नाम लेते ही सब ये करने लगते हैं। ये मैंने कांग्रेस या जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के भी, और उसी के साथ चाहे वो AIMIM का आदमी हो, चाहे समाजवादी का हो या वामपंथी हो, बस यही करने लगते हैं। इस सावरकर ने माफी मांगी। कोई नहीं कहता है कि 38 साल वो जेल में 38 साल का वो जेल उन्होंने काटा है, और उसमें से 8-10 साल जो कठोर यातनाएं हैं वो उसको भी झेला है। ये गांधी कब झेला है भाई वो यातना? गांधी और नेहरू ने कब यातना झेला है? इन्होंने तो, ये तो अंग्रेजों के दामाद बन के रहे हैं। तो अंग्रेजों के साथ चिपकने वाले आज जो है सावरकर जी का वो अपमान करते हैं, और वो अपमान बीजेपी झलवाती है इनसे, इन जेएनपीसी वालों से। ये तो आप देखिए, सावरकर जी ही पहले वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसके विषय में किताब लिखी है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब लिखी है सावरकर जी ने। ये महत्व सब नहीं बताते हैं, बस सावरकर का नाम इसलिए लाते हैं ताकि इन कांग्रेसियों को, इन वामपंथियों को जो देश के खतरनाक दुश्मन है, उनको कहने का मौका मिले कि सावरकर ने माफी मांगी। तो ये हर तरह से बीजेपी आरएसएस वाले इस देश के दुश्मन इन जेएनपीसी माने कांग्रेसियों को, जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, वो है यही। हमारे देश के लोग भी भारतीय जनता दल की विनती है कि उसको कांग्रेस कहना छोड़ दें, जेएनपीसी ही माने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, यही चरित्र उसका। तो इतनी खतरनाक दुश्मन देश की, सिर्फ उसको बचाने में लगे हैं मोदी जी और ये बीजेपी वाले, और वामपंथियों को भी बचाते हैं। अरे वो जो ममता बनर्जी है, जो पश्चिम बंगाल पर कहर बन के बैठी हुई है, उसकी भी रक्षा कर रहे हैं मोदी जी। तो ये मोदी जी हमारे देश की जितनी तकलीफें हैं उनका विकास हुआ छोड़ दीजिए, आप विकास दे करके पूरे देश के लोगों को इन देश के दुश्मनों के हवाले जो किए हुए हैं, इसको देश भूल नहीं सकता। मोदी महोदय इसको भूल नहीं सकता। और क्या बताएं आपको, 26 जनवरी के दिन आपने देश को शर्मसार कर दिया। इन देश विरोधी ताकतों, आतंकवादियों के आगे आपने घुटने टेक दिए, देश का मस्तक आपने झुका दिया, और उसके आगे आपने लोकसभा में सरेआम ये कह दिया कि जब तक मोदी है तब तक आप मजे लीजिए, जब तक आप रहेंगे तब तक ये वामपंथी और आपके ये जेएनपीसी वाले आतंकवादी जो है वो इस तरह की कार्रवाई करते रहे। ये आपने ओपनली बोल दिया। तो कितना आप कष्ट दे रहे हैं इस देश को नकली राष्ट्रवाद के नाम पर। ये हमारे देश के लोग समझे इस बात।
इसलिए महाराष्ट्र का प्रकरण इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस एक जो है वो नवयुवक है और मोरलेस जो है कोई गलत बात भी नहीं बोलता है। हमने महाराष्ट्र में भी पता किया कि काफी लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन ये बातें गौड़ है। ये जिस पार्टी से संबंध रखते हैं ये फडणवीस महोदय, वो पार्टी इस देश के लिए अभिशाप है। समस्या इस बात की है। तो हमारे भारतीय भाई बहन इस बात को अच्छी तरह से समझे, भारतीयता को कभी न भूलें और भारतीयता के आधार पर एक होइए और ईवीएम मशीन पर, बूथ पर इनका इलाज करिए माकूल। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।